मित्रों, क्या सच में बेटी के जन्म से घर का भाग्य बदल जाता है या ये सिर्फ एक भावनात्मक बात है? गरुड़ पुराण की मान्यताओं में छिपा है इसका चौंकाने वाला जवाब, जहां बताया गया है कि हर आत्मा किसी उद्देश्य से जन्म लेती है और कभी-कभी एक बेटी पूरे वंश की दिशा बदलने का कारण बन सकती है। लेकिन कैसे? क्या यह पूर्व जन्म के कर्मों से जुड़ा है या घर के भविष्य से? आज की इस प्रस्तुति में जानिए वो रहस्य जो शायद आपने पहले कभी इस दृष्टि से नहीं सुना होगा। वीडियो अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिर में जो बात सामने आएगी वो आपकी सोच बदल सकती है। जब किसी घर में बेटी जन्म लेती है तो कुछ लोग कहते हैं लक्ष्मी आई है और कुछ लोग चुप हो जाते हैं। लेकिन क्या सच में बेटी के आने से भाग्य बदलता है? क्या ये सिर्फ भावनात्मक बात है या शास्त्रों में भी इसका कोई आधार मिलता है? आज हम इस विषय को केवल भावनाओं से नहीं, बल्कि गरुड़ पुराण की मान्यताओं के प्रकाश में समझने की कोशिश करेंगे। और ये प्रस्तुति केवल धार्मिक दृष्टिकोण को समझाने के लिए है, किसी अंधविश्वास को बढ़ावा देने के लिए नहीं। गरुड़ पुराण में जीवन, कर्म, आत्मा और जन्म के गूढ़ रहस्यों का विस्तार से वर्णन मिलता है। इसमें बताया गया है कि हर जन्म केवल संयोग नहीं होता, बल्कि पूर्व जन्म के कर्मों और संचित संस्कारों का परिणाम होता है। आत्मा जब नया शरीर धारण करती है तो वो किसी विशेष उद्देश्य, किसी अधूरे कर्म और किसी विशेष परिवार के ऋण को चुकाने या देने के लिए आती है। कहा गया है कि आत्मा स्वयं उस घर का चयन करती है जहां उसके कर्मों का संतुलन पूर्ण हो सके। इसका अर्थ यह है कि यदि किसी घर में बेटी जन्म लेती है तो वो आत्मा उस परिवार से पूर्व जन्म का कोई संबंध लेकर आई है। यह संबंध कभी ऋण का हो सकता है, कभी आशीर्वाद का और कभी परीक्षा का। गरुड़ पुराण में नारी को केवल शरीर नहीं बल्कि शक्ति का स्वरूप माना गया है। नारी को माया और शक्ति कहा गया है, और शक्ति के बिना सृष्टि का संचालन असंभव है। जब किसी घर में कन्या जन्म लेती है तो वो केवल एक सदस्य नहीं बढ़ाती, बल्कि उस घर के कर्म चक्र में एक नई ऊर्जा का प्रवेश कराती है। अब प्रश्न ये है, क्या ये ऊर्जा भाग्य बदल सकती है? भाग्य का अर्थ केवल धन दौलत नहीं होता। गरुड़ पुराण के अनुसार भाग्य 3 स्तर पर कार्य करता है: दैविक, भौतिक और आध्यात्मिक। दैविक स्तर पर घर में शांति, सकारात्मकता और ईश्वर की कृपा। भौतिक स्तर पर आर्थिक स्थिरता, उन्नति और अवसर। आध्यात्मिक स्तर पर मन की शुद्धि, करुणा और पुण्य का संचय। कन्या को पुण्यात्मा भी कहा गया है। शास्त्रों में वर्णन है कि जहां नारी का सम्मान होता है वहां देवताओं का वास होता है। ये भावना केवल एक वाक्य नहीं बल्कि कर्म सिद्धांत से जुड़ी हुई है। जब किसी घर में बेटी का जन्म होता है और उसका सम्मान, संरक्षण और शिक्षा होती है तो उस घर में सेवा, त्याग और करुणा के संस्कार विकसित होते हैं। यही संस्कार भविष्य में उस घर के भाग्य को आकार देते हैं। गरुड़ पुराण में यह भी उल्लेख मिलता है कि संतान केवल माता पिता के कर्मों का परिणाम नहीं बल्कि उनके भविष्य के कर्मों का कारण भी बनती है। बेटी का आगमन कई बार माता पिता के भीतर छिपे कठोर स्वभाव को कोमल बना देता है। जो व्यक्ति पहले केवल स्वार्थ में जीता था वो बेटी के भविष्य के लिए सजग और जिम्मेदार हो जाता है। यह परिवर्तन भी भाग्य का ही एक रूप है। कुछ मान्यताओं में यह भी कहा गया है कि यदि किसी परिवार में लंबे समय तक अशांति रही हो, आपसी विवाद रहे हो या धन रुक गया हो और फिर उस घर में कन्या का जन्म हो तो वो आत्मा कई बार पुराने कर्मों के संतुलन के लिए आती है। इसका अर्थ ये नहीं कि हर समस्या स्वतः समाप्त हो जाएगी, बल्कि ये कि परिवार को एक नया अवसर मिलता है अपने कर्म सुधारने का। यहां एक महत्वपूर्ण बात समझनी होगी। गरुड़ पुराण भाग्य को स्थिर नहीं मानता। वह कहता है कि भाग्य कर्मों से निर्मित होता है और कर्मों से ही बदला जा सकता है। इसलिए बेटी का जन्म अपने आप में चमत्कार नहीं करता, लेकिन वह परिवार के भीतर ऐसे संस्कार और भावनाएं जागृत कर सकता है जो भविष्य में चमत्कारिक परिणाम दें। कई कथाओं में वर्णन मिलता है कि कन्या पूर्व जन्म की कोई अधूरी प्रतिज्ञा लेकर आती है। कभी वह माता पिता की सेवा का अवसर देती है, कभी उन्हें त्याग और धैर्य सिखाती है, और कई बार वही बेटी आगे चलकर उस परिवार का सहारा बनती है, मानसिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से। लेकिन एक और पक्ष भी है। गरुड़ पुराण चेतावनी भी देता है। यदि नारी का अपमान होता है, उसे बोझ समझा जाता है या उसके अधिकारों का हनन होता है तो वह घर अपने ही पुण्य को क्षीण कर देता है। यह क्षय धीरे धीरे दिखाई देता है, अशांति, रोग, असंतोष और असफलता के रूप में। इसलिए प्रश्न, क्या बेटी भाग्य बदल सकती है, से अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न ये है, हम बेटी के आने के बाद अपने कर्मों को कितना बदलते हैं। यदि बेटी के जन्म के साथ घर में सम्मान, शिक्षा, सुरक्षा और स्नेह का वातावरण बनता है तो वही वातावरण आने वाले वर्षों में समृद्धि का आधार बन सकता है। यदि उसे बोझ समझा जाए तो वही सोच नकारात्मक कर्मों को जन्म देती है।
गरुड़ पुराण के कर्म सिद्धांत के अनुसार जिस आत्मा का हम सम्मान करते हैं वो हमारे जीवन में आशीर्वाद बनती है, और जिसे हम ठुकराते हैं वो परीक्षा बनकर सामने आती है। कई परिवारों ने अनुभव किया है कि बेटी के जन्म के बाद उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव आए, सोच बदली, जिम्मेदारी बढ़ी, रिश्तों में मिठास आई। यह बदलाव बाहरी नहीं, आंतरिक होता है, और आंतरिक परिवर्तन ही बाहरी भाग्य को आकार देता है। तो क्या यह मान लिया जाए कि हर बेटी लक्ष्मी का रूप है? शास्त्र इसे प्रतीकात्मक रूप में कहते हैं, क्योंकि लक्ष्मी केवल धन नहीं बल्कि सौभाग्य और संतुलन की प्रतीक है। जब घर में संतुलन आता है तभी वास्तविक उन्नति संभव होती है। अब सोचिए, यदि किसी घर में बेटी जन्म ले और वही बेटी उस घर को धैर्य, प्रेम, जिम्मेदारी और संस्कार सिखाए, तो क्या वो भाग्य परिवर्तन नहीं है? लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। गरुड़ पुराण में एक और गूढ़ संकेत मिलता है जो बताता है कि कभी कभी बेटी का जन्म किसी विशेष कर्म फल का परिणाम भी हो सकता है और उसका प्रभाव पूरे वंश पर पड़ सकता है। आगे क्या है वो जानना जरूरी है। यदि आप चाहें तो मैं इस विषय को आगे और गहराई से खोलूं और उन संकेतों की चर्चा करूं जिनका वर्णन शास्त्रीय मान्यताओं में मिलता है। गरुड़ पुराण के कर्म सिद्धांत में एक अत्यंत सूक्ष्म विचार मिलता है। हर आत्मा केवल जन्म लेने नहीं आती, वह किसी अधूरे संतुलन को पूरा करने आती है। जब किसी घर में बेटी जन्म लेती है तो कई बार वो आत्मा उस परिवार के पूर्वजों से जुड़े कर्मों का परिणाम लेकर आती है। शास्त्रीय मान्यता ये कहती है कि कुछ आत्माएं ऋणानुबंध के कारण जन्म लेती हैं। ऋणानुबंध का अर्थ है पूर्व जन्म का संबंध जो अभी पूर्ण नहीं हुआ। यह संबंध प्रेम का भी हो सकता है, सेवा का भी, और कभी कभी परीक्षा का भी। बेटी का जन्म कई बार उस अधूरे संबंध को पूर्ण करने का माध्यम बनता है। गरुड़ पुराण में यह संकेत मिलता है कि यदि किसी कुल में नारी का अपमान हुआ हो, कन्या का तिरस्कार हुआ हो या किसी स्त्री के साथ अन्याय हुआ हो, तो आने वाली पीढ़ियों में आत्माएं उसी घर में जन्म लेकर उस अन्याय के कर्मफल को संतुलित करती हैं। इसका अर्थ डर पैदा करना नहीं है, बल्कि यह समझाना है कि कर्म कभी नष्ट नहीं होते, वे अवसर बनकर लौटते हैं। कभी बेटी उस घर में जन्म लेकर माता पिता को करुणा सिखाती है, कभी वह त्याग सिखाती है, कभी वह धैर्य की परीक्षा लेती है, और कभी वही बेटी अपने आचरण, शिक्षा और संस्कार से पूरे परिवार की प्रतिष्ठा को ऊंचा उठाती है। यह सब भाग्य परिवर्तन के ही रूप हैं, लेकिन ये परिवर्तन भीतर से शुरू होते हैं। शास्त्रों में एक और विचार मिलता है। पुत्र वंश को आगे बढ़ाता है, लेकिन पुत्री दो कुलों को जोड़ती है। वो अपने मायके और ससुराल दोनों स्थानों पर संस्कारों की वाहक बनती है। इसीलिए कन्या को कुल की कीर्ति भी कहा गया है। जब वो शिक्षित, संस्कारी और समर्थ बनती है तो उसका प्रभाव केवल एक घर तक सीमित नहीं रहता। गरुड़ पुराण में यह भी वर्णित है कि जिस घर में स्त्री का सम्मान होता है वहां देवतुल्य ऊर्जा का वास होता है। इसका अर्थ यह है कि वहां सकारात्मकता, सहयोग और संतुलन बना रहता है। जहां संतुलन होता है वहां निर्णय सही होते हैं। जहां निर्णय सही होते हैं वहां उन्नति स्वाभाविक होती है। इस प्रकार बेटी का सम्मान अप्रत्यक्ष रूप से उस घर के भविष्य को आकार देता है। लेकिन एक गहरी बात और है। कुछ मान्यताओं के अनुसार जब किसी परिवार में लगातार संघर्ष, आर्थिक रुकावट या मानसिक अशांति बनी रहती है और फिर उसी घर में कन्या का जन्म होता है तो वह एक अवसर होता है। मानो ईश्वर कह रहे हों, अब अपने कर्मों को सुधारने का समय है। बेटी उस सुधार की शुरुआत बन सकती है यदि परिवार उसे सकारात्मक दृष्टि से स्वीकार करे। यदि बेटी को बोझ समझा जाए तो वही अवसर नकारात्मक परिणाम में बदल सकता है, क्योंकि गरुड़ पुराण यह स्पष्ट करता है कि अपमानित आत्मा की पीड़ा केवल उसी तक सीमित नहीं रहती, उसका प्रभाव पूरे वातावरण पर पड़ता है। घर का वातावरण ही भविष्य की दिशा तय करता है। इसलिए भाग्य केवल जन्म से नहीं बदलता, दृष्टिकोण से बदलता है। जब पिता अपनी बेटी के कारण अधिक जिम्मेदार बनता है, गलत संगति छोड़ता है, अधिक परिश्रम करता है, तो वो कर्म उसके भाग्य को बदलते हैं। जब माता बेटी को संस्कार देती है और स्वयं भी संयमित जीवन अपनाती है तो वो वातावरण बदलता है। जब परिवार शिक्षा और सम्मान को प्राथमिकता देता है तो आने वाली पीढ़ियों का भविष्य बदलता है। यही कर्म परिवर्तन है जिसे शास्त्र संचित पुण्य कहते हैं। और एक और रहस्य है, कुछ आत्माएं अत्यंत पवित्र होती हैं। वे ऐसे घरों में जन्म लेती हैं जहां उनके माध्यम से परिवार को आध्यात्मिक उन्नति का अवसर मिले। ऐसी बेटियां कई बार परिवार को धर्म, सेवा और दान की ओर प्रेरित करती हैं। उनके स्वभाव में करुणा और संवेदनशीलता अधिक होती है। वे घर की ऊर्जा को कोमल बनाती हैं। परंतु ध्यान रहे, ये सब संभावनाएं हैं, निश्चित भविष्यवाणी नहीं। गरुड़ पुराण भाग्यवाद नहीं सिखाता, वो कर्मवाद सिखाता है। बेटी सौभाग्य का प्रतीक हो सकती है, लेकिन सौभाग्य को स्थायी बनाना परिवार के कर्मों पर निर्भर है। अब सोचिए,
यदि किसी घर में बेटी के आने के बाद घर के लोग अपने आचरण सुधार लें, आपसी झगड़े कम कर दें, नशे या गलत आदतें छोड़ दें, शिक्षा पर ध्यान दें, तो क्या यह भाग्य परिवर्तन नहीं? लेकिन अभी एक अंतिम और अत्यंत महत्वपूर्ण पक्ष बाकी है। गरुड़ पुराण में वर्णित एक संकेत यह भी बताता है कि संतान का स्वभाव और उसका प्रभाव केवल वर्तमान कर्मों से नहीं, बल्कि वंश की सामूहिक चेतना से भी जुड़ा होता है। और यही बात इस पूरे विषय को और भी गहरा बना देती है। गरुड़ पुराण में एक विचार बहुत सूक्ष्म रूप से सामने आता है। परिवार केवल शरीरों का समूह नहीं होता, वो एक चेतना का प्रवाह होता है। जिस वंश में हम जन्म लेते हैं वहां केवल खून का रिश्ता नहीं, बल्कि कर्मों का साझा इतिहास भी जुड़ा होता है। इसी को कुछ विद्वान वंश चेतना कहते हैं। जब किसी घर में बेटी जन्म लेती है तो वो उस वंश की चेतना से जुड़ती है। उसका स्वभाव, उसका धैर्य, उसकी करुणा, उसका संघर्ष, सब कुछ किसी गहरे कर्मसूत्र से प्रभावित होता है। कई बार वो आत्मा उस घर में इसलिए आती है ताकि पुराने नकारात्मक संस्कारों को तोड़ सके। गरुड़ पुराण के अनुसार यदि किसी कुल में अहंकार, क्रोध, अन्याय या असंतुलन अधिक रहा हो तो आने वाली आत्माएं उस संतुलन को ठीक करने के लिए जन्म लेती हैं। बेटी कई बार उस संतुलन का माध्यम बनती है। वह परिवार को संवेदनशील बनाती है, वह कठोरता को पिघलाती है, और यही परिवर्तन धीरे धीरे भाग्य का मार्ग बदल देता है। कुछ मान्यताओं में यह भी कहा गया है कि कन्या का जन्म पूर्वजों के आशीर्वाद से जुड़ा हो सकता है। यदि किसी घर में दान, सेवा, धर्म और सत्कर्म किए गए हों तो वहां पवित्र आत्माएं जन्म लेती हैं। ऐसी आत्माएं अपने व्यवहार से घर में शांति और उन्नति लाती हैं। वे केवल अपनी सफलता से नहीं, बल्कि अपने विचारों से परिवार को ऊपर उठाती हैं। लेकिन यहां एक और सत्य है, हर बेटी का प्रभाव अलग होता है। कोई बेटी माता पिता को धैर्य सिखाती है, कोई संघर्ष का अर्थ समझाती है, और कोई आत्मनिर्भरता की प्रेरणा बनती है। ये सब भाग्य का विस्तार है, क्योंकि भाग्य केवल घटनाओं का नाम नहीं, बल्कि व्यक्तित्व के विकास का नाम है। गरुड़ पुराण ये भी स्पष्ट करता है कि संतान माता पिता के लिए परीक्षा भी हो सकती है। यदि बेटी के जन्म पर परिवार दुखी हो जाए, उसे कमतर समझे या उसके अधिकारों को सीमित करे, तो वही घर अपने पुण्य को क्षीण करने लगता है। अशांति, मानसिक तनाव और आपसी दूरी बढ़ने लगती है। यह भी कर्मफल का ही परिणाम है। इसके विपरीत जहां बेटी को सम्मान मिलता है, वहां घर में संतुलन और समृद्धि का प्रवाह बना रहता है। सम्मान से आत्मविश्वास जन्म लेता है, आत्मविश्वास से सफलता, और सफलता से परिवार का नाम ऊंचा होता है। यही क्रम भाग्य परिवर्तन का वास्तविक मार्ग है। कभी कभी लोग पूछते हैं, अगर बेटी भाग्य बदल सकती है तो हर घर में क्यों समान परिणाम नहीं दिखते? उत्तर कर्म सिद्धांत में छिपा है। आत्मा अवसर देती है, लेकिन उसे स्वीकार करना या ठुकराना परिवार के हाथ में होता है। बेटी एक संभावना है, परिणाम उस संभावना के उपयोग पर निर्भर है। गरुड़ पुराण यह भी बताता है कि स्त्री ऊर्जा सृजन की ऊर्जा है। सृजन केवल जन्म देने का नहीं, बल्कि वातावरण बनाने का भी है। जब घर में बेटी होती है तो वो संवाद, संवेदना और रिश्तों को जोड़ने की शक्ति लाती है। कई घरों में बहन की उपस्थिति भाइयों के स्वभाव को संतुलित करती है, पिता को अधिक संयमी बनाती है, मां को अधिक दृढ़ बनाती है। यही आंतरिक परिवर्तन बाहरी परिस्थितियों को प्रभावित करते हैं। जब परिवार एकजुट होता है तो आर्थिक निर्णय बेहतर होते हैं। जब संवाद खुला होता है तो विवाद कम होते हैं। जब सम्मान होता है तो आत्मविश्वास बढ़ता है, और जब आत्मविश्वास बढ़ता है तो अवसर स्वयं आने लगते हैं। इसलिए गरुड़ पुराण की दृष्टि से देखें तो बेटी का जन्म भाग्य का बीज है। वो बीज अपने आप वृक्ष नहीं बनता, लेकिन यदि उसे प्रेम, शिक्षा और संस्कार का जल मिले तो वो पूरे परिवार के लिए छाया बन सकता है। और अब एक अंतिम गूढ़ प्रश्न सामने आता है, क्या हर बेटी पूर्व जन्म का कोई संदेश लेकर आती है? क्या उसका आगमन केवल परिवार के लिए ही नहीं, बल्कि स्वयं उसकी आत्मा की उन्नति के लिए भी होता है? यही वो रहस्य है जिसे समझे बिना यह विषय अधूरा रह जाएगा। गरुड़ पुराण में आत्मा की यात्रा को बहुत विस्तार से समझाया गया है। कहा गया है कि आत्मा कभी व्यर्थ जन्म नहीं लेती। वो हर बार कुछ सीखने, कुछ चुकाने और कुछ नया बनाने आती है। जब किसी घर में बेटी जन्म लेती है तो उसका आगमन केवल उस परिवार के लिए ही नहीं, बल्कि स्वयं उसकी आत्मा की उन्नति के लिए भी होता है। कुछ मान्यताओं के अनुसार स्त्री रूप में जन्म लेना भी एक विशेष कर्मफल का परिणाम है। यह रूप संवेदनशीलता, सहनशीलता और सृजन की क्षमता से जुड़ा माना गया है। इसलिए जब बेटी जन्म लेती है तो वो अपने साथ केवल एक नया जीवन नहीं, बल्कि एक नई दिशा भी लेकर आती है। गरुड़ पुराण संकेत देता है कि कभी कभी आत्मा अपने पिछले जन्म में अधूरे रह गए संबंधों को पूरा करने के लिए लौटती है।
हो सकता है वही आत्मा जो कभी माता रही हो अब बेटी बनकर आए। हो सकता है जिसने कभी सेवा पाई हो वो अब सेवा देने आए। यही कर्मचक्र है जो रिश्तों को गहराई देता है। अब सोचिए, यदि किसी घर में पहले कठोरता अधिक रही हो, संवाद कम रहा हो या प्रेम की अभिव्यक्ति सीमित रही हो, तो बेटी का आगमन कई बार उस घर की भावनात्मक ऊर्जा को बदल देता है। पिता का हृदय कोमल होता है, भाई जिम्मेदार बनते हैं, मां अधिक सजग और सशक्त होती है। ये परिवर्तन धीरे धीरे पूरे वातावरण को प्रभावित करता है। गरुड़ पुराण ये भी बताता है कि परिवार में जन्म लेने वाली आत्माएं एक दूसरे की आध्यात्मिक उन्नति का माध्यम बनती हैं। यदि बेटी के कारण माता पिता अधिक दान करें, अधिक धर्म करें, अधिक संयमित जीवन जिएं, तो ये सब पुण्य उसी घर के भविष्य को उज्जवल करता है। इस प्रकार बेटी अप्रत्यक्ष रूप से भाग्य निर्माण का कारण बन सकती है। लेकिन यहाँ एक और गहरा पक्ष है। यदि परिवार बेटी को समान अवसर न दे, उसकी शिक्षा रोक दे या उसके सपनों को दबा दे, तो वही आत्मा भीतर से आहत हो सकती है। गरुड़ पुराण के कर्म सिद्धांत के अनुसार आहत भावनाएं भी कर्म बनती हैं। वे वातावरण में असंतोष और दूरी उत्पन्न कर सकती हैं। इसलिए सम्मान केवल सामाजिक कर्तव्य नहीं, आध्यात्मिक आवश्यकता भी है। कुछ परंपराओं में कन्या को घर की शुभ ऊर्जा कहा गया है। इसका अर्थ ये नहीं कि वो कोई चमत्कारी शक्ति लेकर आती है, बल्कि ये कि उसके माध्यम से घर में संवेदनशीलता और संतुलन बढ़ सकता है। जब संवेदनशीलता बढ़ती है तो निर्णय अधिक विचारपूर्ण होते हैं। जब संतुलन होता है तो संघर्ष कम होते हैं, और जब संघर्ष कम होते हैं तो उन्नति के रास्ते खुलते हैं। भाग्य परिवर्तन का वास्तविक रहस्य यहीं छिपा है। बेटी स्वयं भाग्य नहीं बदलती, लेकिन वो ऐसे कर्मों की प्रेरणा बन सकती है जो भाग्य को बदल दें। गरुड़ पुराण का संदेश यही है कि हर जन्म को अवसर समझो। यदि बेटी आई है तो उसे सम्मान दो, शिक्षा दो, आत्मनिर्भर बनाओ। उसके माध्यम से अपने कर्मों को सुधारो, क्योंकि वही सुधार आने वाले वर्षों में फल देगा। अब प्रश्न ये है, क्या कोई संकेत होता है जिससे ये समझा जा सके कि बेटी का जन्म घर के लिए विशेष कर्मफल लेकर आया है? क्या कुछ ऐसे लक्षण हैं जिनका उल्लेख शास्त्रीय मान्यताओं में मिलता है? यही वो अंतिम और अत्यंत रोचक पक्ष है जिसे समझना बाकी है। गरुड़ पुराण में स्पष्ट शब्दों में ये नहीं कहा गया कि फला संकेत दिखे तो समझो कि विशेष आत्मा आई है, लेकिन कर्म और जन्म के सिद्धांतों को जोड़कर कुछ संकेतों की व्याख्या की जाती है जिन्हें विद्वान प्रतीकात्मक रूप में समझाते हैं। पहला संकेत, घर का वातावरण बदलना। कई बार देखा जाता है कि बेटी के जन्म के बाद घर के झगड़े कम हो जाते हैं, संवाद बढ़ जाता है और परिवार के सदस्य अधिक जिम्मेदार हो जाते हैं। शास्त्रीय दृष्टि से इसे आत्मा की सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव माना जाता है। ये कोई चमत्कार नहीं, बल्कि मनोवैज्ञानिक और कर्म आधारित परिवर्तन है। दूसरा संकेत, पिता का स्वभाव बदलना। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि संतान माता पिता के लिए तप के समान होती है। बेटी के आने के बाद पिता कई बार अधिक संयमी, सजग और मेहनती हो जाता है। वो अपने कर्मों को सुधारने की कोशिश करता है। यही सुधार भविष्य की दिशा बदल सकता है। तीसरा संकेत, शिक्षा और संस्कार की ओर झुकाव। यदि बेटी के जन्म के बाद परिवार शिक्षा, नैतिकता और संस्कारों पर अधिक ध्यान देने लगे तो ये भी कर्म सुधार का संकेत माना जाता है, क्योंकि गरुड़ पुराण में ज्ञान को मोक्ष का मार्ग बताया गया है। जिस घर में ज्ञान का सम्मान हो वहां उन्नति स्वाभाविक होती है। चौथा संकेत, दान और सेवा की भावना। कभी कभी बेटी के कारण माता पिता का हृदय अधिक करुणामय हो जाता है। वे दूसरों की सहायता करने लगते हैं, समाज के प्रति जिम्मेदारी महसूस करने लगते हैं। शास्त्रीय मान्यता है कि दान और सेवा से संचित पुण्य बढ़ता है और यही पुण्य भविष्य के भाग्य को आकार देता है। पांचवा संकेत, परिवार में स्त्रियों के प्रति दृष्टिकोण का बदलना। यदि बेटी के जन्म के बाद घर में स्त्री सम्मान को प्राथमिकता मिले तो ये केवल सामाजिक सुधार नहीं बल्कि आध्यात्मिक उन्नति भी है। गरुड़ पुराण का कर्म सिद्धांत कहता है कि जहां सम्मान होता है वहां सकारात्मक फल उत्पन्न होते हैं। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बात याद रखनी चाहिए, संकेतों को अंधविश्वास की तरह नहीं लेना चाहिए। शास्त्र मार्गदर्शन देते हैं, भविष्यवाणी नहीं करते। बेटी का जन्म अवसर है, परिणाम नहीं। परिणाम इस बात पर निर्भर करता है कि परिवार उस अवसर को कैसे स्वीकार करता है। यदि बेटी को प्रेम, सुरक्षा और शिक्षा मिले तो वह आत्मनिर्भर बनती है। वह अपने जीवन में सफलता प्राप्त करती है। उसकी सफलता से परिवार का नाम ऊंचा होता है। यही वास्तविक भाग्य परिवर्तन है। और यदि परिवार अपनी सोच को सीमित रखे तो वही अवसर खो सकता है। गरुड़ पुराण का मूल संदेश यही है, हर जन्म कर्म का फल है और हर कर्म भविष्य का बीज है। बेटी उस बीज की तरह है, जिसे सही वातावरण मिले तो वो वट वृक्ष बन सकती है। वो केवल घर की सदस्य नहीं, कर्मचक्र की सहभागी है।
तो क्या घर में बेटियां आने से भाग्य बदल सकता है? उत्तर है हाँ, यदि हम अपने कर्म बदलें। हाँ, यदि हम सम्मान दें। हाँ, यदि हम उसे अवसर दें। क्योंकि अंततः भाग्य बाहर से नहीं, भीतर से बनता है। और कभी कभी एक छोटी सी किलकारी पूरे घर की दिशा बदलने का कारण बन जाती है। तो निष्कर्ष यही है, गरुड़ पुराण की मान्यताओं के अनुसार हर जन्म कर्मों का परिणाम है। बेटी का आगमन भी कोई साधारण घटना नहीं, बल्कि कर्म चक्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। वो अपने साथ अवसर लेकर आती है, सुधार का, संतुलन का, प्रेम का और आध्यात्मिक उन्नति का। लेकिन शास्त्र यह भी स्पष्ट करते हैं कि भाग्य अपने आप नहीं बदलता। बेटी चमत्कार नहीं करती, वो प्रेरणा देती है। यदि परिवार उसके आगमन को सम्मान, शिक्षा और समान अधिकारों के साथ स्वीकार करे, तो वही बेटी भविष्य में उस घर की शक्ति, सहारा और गौरव बन सकती है। और यदि दृष्टिकोण न बदले, तो अवसर व्यर्थ भी जा सकता है। इसलिए सच्चा भाग्य परिवर्तन बेटी के जन्म से नहीं, बल्कि बेटी के प्रति हमारे व्यवहार से शुरू होता है। यही कर्म सिद्धांत का सार है, यही संतुलन का मार्ग है, और यही शास्त्रीय संदेश है। जहां सम्मान है, वहीं उन्नति है। यदि यह विचार आपको सोचने पर मजबूर करे, तो समझिए कि यह विषय केवल धार्मिक नहीं, जीवन से जुड़ा हुआ है। हर बेटी एक अवसर है, उस अवसर को पहचानना और संवारना हमारे हाथ में है। अगर आपको ये प्रस्तुति ज्ञानवर्धक लगी हो और आप ऐसे ही शास्त्रों पर आधारित, विचारशील और सकारात्मक विषय सुनना चाहते हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने विचार कमेंट में लिखें, क्योंकि आपकी एक राय अगली प्रस्तुति का विषय बन सकती है। और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहें। आपका एक छोटा सा सहयोग हमें और बेहतर, शोध आधारित और संतुलित सामग्री बनाने की प्रेरणा देता है। धन्यवाद। जुड़े रहिए, जागरूक रहिए।